नमस्कार। आज हम एक ऐसे भारतीय वैज्ञानिक के जीवन और काम को थोड़ा गहराई से जानेंगे जिनका नाम विज्ञान और उद्योग दोनों ही क्षेत्रों में बहुत सम्मान से लिया जाता है, सर शांति स्वरूप भटनागर। हाँ बिल्कुल। और हमारा मकसद यही समझना है कि कैसे उन्होंने भारत में, आप कह सकते हैं, वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं का एक पूरा नेटवर्क खड़ा कर दिया। तभी तो उन्हें भारत में अनुसंधान प्रयोगशालाओं का जनक भी कहा जाता है। बिल्कुल, ये उपाधि उन्हें सही मायने में परिभाषित करती है। तो चलिए उनके बिल्कुल शुरुआती जीवन से बात शुरू करते हैं। सुना है पिता की मृत्यु जल्दी हो गई थी। हाँ, काफी कम उम्र में। तो उनका पालन पोषण उनके नाना के यहाँ हुआ, जो खुद एक इंजीनियर थे। तो शायद वहीं से विज्ञान में उनकी दिलचस्पी बढ़ी। अच्छा, मतलब माहौल मिला एक तरह से। हाँ बिल्कुल। वो बचपन में मैकेनिक खिलौने बनाते थे, इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरीज, यहाँ तक कि स्ट्रिंग टेलीफोन पर भी हाथ आजमाया उन्होंने। अरे वाह! और मैंने ये भी पढ़ा कि विज्ञान के साथ साथ उन्हें कविता का भी शौक था। ये तो बड़ा दिलचस्प कॉम्बिनेशन है। हाँ, ये बात सही है। वो कविता लिखते थे और उन्होंने एक उर्दू नाटक भी लिखा था करामती नाम से। मतलब बहुमुखी प्रतिभा थी उनमें। कमाल है। अच्छा, फिर उनकी उच्च शिक्षा कहाँ हुई? उन्होंने लाहौर के दयाल सिंह कॉलेज और फिर फोमन क्रिश्चियन कॉलेज से पढ़ाई की। उसके बाद वो डॉक्टरेट करने लंदन चले गए। ओके, और लंदन से लौटने के बाद वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मतलब BHU में प्रोफेसर बन गए। और एक मजेदार बात, BHU का जो कुल गीत है ना, वो उन्होंने ही लिखा था। सच में? BHU का कुल गीत? ये जानकारी तो नहीं है मेरे लिए। हाँ, BHU के बाद वो फिर लाहौर चले गए, पंजाब यूनिवर्सिटी में। अच्छा, और उनका रिसर्च किस चीज पर केंद्रित था, मतलब मुख्य काम? देखिए, उनका शोध काफी फैला हुआ था, एमल्शन, कोलॉइड्स, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। लेकिन जो उनका सबसे मौलिक योगदान माना जाता है वो था मैग्नेटोकेमिस्ट्री के क्षेत्र में। मैग्नेटोकेमिस्ट्री, ये क्या है, थोड़ा समझाएंगे? हाँ, मतलब रासायनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म का इस्तेमाल करना। इसी फील्ड में उन्होंने KN माथुर के साथ मिलकर 1928 में एक बहुत महत्वपूर्ण उपकरण बनाया। कौन सा उपकरण? भटनागर माथुर मैग्नेटिक इंटरफेरेंस बैलेंस। ये उस समय चुंबकीय गुणों को मापने के लिए सबसे सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स में से एक था। यानी सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल काम भी। बिल्कुल। और उन्होंने कई औद्योगिक समस्याओं के समाधान भी दिए, जैसे गन्ने की खोई होती है ना, बगास। हाँ। उसको पशुओं के चारे में बदलने का तरीका निकाला। अच्छा, इंडस्ट्री की सीधी मदद। हाँ, और एक और बहुत महत्वपूर्ण समाधान था अटॉक ऑयल कंपनी के लिए। उनकी ड्रिलिंग मड की एक समस्या थी। ड्रिलिंग मड मतलब खोदाई में इस्तेमाल होने वाली मिट्टी। हाँ, वो खारे पानी के संपर्क में आकर बहुत सख्त हो जाती थी, जिससे ड्रिलिंग रुक जाती थी। भटनागर ने एक खास तरह के भारतीय गोंद का इस्तेमाल करके उसकी विस्कोसिटी, मतलब गाढ़ापन या चिपचिपाहट, कम करने का तरीका ढूंढ निकाला। वाह, ये तो बहुत प्रैक्टिकल समाधान था। इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि स्टील ब्रदर्स नाम की एक कंपनी उनके काम से इतनी ज्यादा इम्प्रेस हुई कि उन्होंने भटनागर को पेट्रोलियम रिसर्च के लिए 1.5 लाख रुपए ऑफर किए। 1.5 लाख? उस जमाने में तो ये बहुत बड़ी रकम रही होगी। हाँ, बहुत बड़ी। लेकिन यहाँ भटनागर का चरित्र देखिए। उन्होंने वो पैसा पर्सनली लेने से साफ मना कर दिया। अच्छा, तो फिर क्या क्या उस पैसे का? उन्होंने कहा कि ये पैसा यूनिवर्सिटी में पेट्रोलियम रिसर्च का एक अलग डिपार्टमेंट बनाने में इस्तेमाल होगा। व्यक्तिगत लाभ से ऊपर संस्था को रखा उन्होंने। ये वाकई प्रेरणादायक है। तो क्या इसी तरह के अनुभवों ने उन्हें बड़े पैमाने पर संस्थाएं खड़ी करने के लिए प्रेरित किया, जैसे CSIR? हाँ, लगता तो यही है। देखिए, उस समय भारत में एक औद्योगिक अनुसंधान ब्यूरो था, पर वो कुछ खास प्रभावी नहीं था। फिर आरकोट रामास्वामी मुदलियार के प्रयासों और भटनागर की अपनी बढ़ती साख के कारण 1940 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान बोर्ड यानी BSIR बना। और भटनागर उसके निदेशक बने? हाँ, वो उसके पहले निदेशक बने। और फिर यहीं से CSIR की कहानी शुरू होती है। अच्छा, कैसे? BSIR के ठीक 2 साल बाद 28 सितंबर 1942 को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR की स्थापना हुई, एक ऑटोनॉमस बॉडी के रूप में। और भटनागर इसके पहले डायरेक्टर जनरल बने। तो ये थी CSIR की शुरुआत? बिल्कुल। और भटनागर के ही प्रस्ताव पर CSIR ने शुरू में 5 नेशनल लैब्स बनाने को मंजूरी दी। इनमें नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी जैसी बड़ी संस्थाएं शामिल थीं। ये भारत के विशाल लैब नेटवर्क की नींव थी। फिर देश आजाद हुआ, उसके बाद तो उनकी भूमिका और भी बढ़ गई होगी। निश्चित रूप से।
आजादी के बाद भटनागर, होमी भाभा, पीसी महालनोबिस, विक्रम साराभाई, इन सब बड़े नामों के साथ मिलकर भारत के साइंस और टेक्नोलॉजी के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसीज को बनाने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। CSIR के डायरेक्टर जनरल रहते हुए उन्होंने कुल 12, अब सोचे 12 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की स्थापना का मार्गदर्शन किया। 12 लैब्स, ये तो जबरदस्त काम था। और बात सिर्फ CSIR तक ही नहीं रुकी। वो शिक्षा मंत्रालय के सचिव भी बने, सरकार के एजुकेशनल एडवाइजर भी रहे और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC के वो पहले चेयरमैन थे। UGC के पहले चेयरमैन भी? क्या बात है। हाँ, इतना ही नहीं, उन्होंने NRDC यानी नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना में भी मदद की। इसका मकसद था रिसर्च और इंडस्ट्री के बीच की खाई को पाटना। और हाँ, उन्होंने ऑयल कंपनियों से बातचीत करके देश में कई रिफाइनरियां लगवाने में भी अहम भूमिका निभाई। वाकई कितना कुछ किया उन्होंने। इतने योगदान के लिए उन्हें सम्मान भी तो मिले होंगे। हाँ, बिल्कुल मिले। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 1936 में OBE दिया, 1941 में नाइटहुड यानी सर की उपाधि मिली, 1943 में वो रॉयल सोसाइटी के फेलो चुने गए, जो एक बहुत बड़ा सम्मान है। FRS बनना तो बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, और फिर स्वतंत्र भारत में उन्हें 1954 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण, और वो पुरस्कार जो उनके नाम पर है। हाँ, वो सबसे महत्वपूर्ण है शायद। उनके सम्मान में CSIR ने 1958 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की स्थापना की। ये आज भी भारत का सबसे प्रतिष्ठित साइंस अवार्ड माना जाता है। बिल्कुल। दुख की बात है कि उनका निधन अपेक्षाकृत जल्दी हो गया। हाँ, 1 जनवरी 1955 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया, पर वो अपनी एक विशाल विरासत छोड़ गए। सही कहा। संक्षेप में अगर कहें तो उनका क्या योगदान था? देखिए, संक्षेप में कहना मुश्किल है, पर शांति स्वरूप भटनागर सिर्फ एक प्रतिभाशाली केमिस्ट नहीं थे। वो एक दूरदर्शी प्रशासक थे, एक बेहतरीन संस्था निर्माता थे और एक सच्चे देशभक्त थे, जिन्होंने आजाद भारत की वैज्ञानिक तरक्की की नींव रखी। उन्होंने मौलिक शोध तो किया ही, साथ ही विज्ञान को इंडस्ट्री और देश के विकास से जोड़ने का अभूतपूर्व काम किया। बिल्कुल सही। और अंत में एक विचार सबके लिए छोड़ जाती हूँ। भटनागर जी ने इंडस्ट्री से मिला इतना बड़ा अनुदान 1.5 लाख रुपए व्यक्तिगत रूप से लेने से मना कर दिया और उससे यूनिवर्सिटी की क्षमता बढ़ाने में लगाया। आज के समय में जब हम एकेडमिक रिसर्च और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के बीच तालमेल की इतनी बात करते हैं, तो क्या उनके इस कदम से हमें ये प्रेरणा नहीं लेनी चाहिए कि कैसे वैज्ञानिक उपलब्धियों का उपयोग सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि बड़े संस्थागत और राष्ट्रीय हित में किया जा सकता है? इस पर सोचने की जरूरत है।